हम अक्सर महान साम्राज्यों और उनके शानदार सम्राटों की कहानियां सुनते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि उस महानता की नींव आखिर रखी किसने? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही वास्तुकार की जिसने एक पूरे साम्राज्य का खाका तैयार कर दिया था। सम्राट अकबर को हम सब महान के नाम से जानते हैं, है ना? पर सवाल यह है कि उनकी जो प्रशासनिक समझ थी, जो जीनियस था, क्या वो पूरी तरह से उनका अपना था, या फिर क्या वो किसी ऐसे नक्शे पे काम कर रहे थे जिसे इतिहास ने लगभग भुला ही दिया था? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हमारे सामने दो किरदार हैं। एक हैं शेर शाह सूरी, जिनका राज सिर्फ 5 साल चला, और दूसरे हैं सम्राट अकबर, जिन्होंने लगभग आधी सदी तक हुकूमत की। हम शेर शाह को मानेंगे आर्किटेक्ट, मतलब वो जिसने नींव का डिजाइन बनाया, और अकबर को मानेंगे बिल्डर, जिसने उस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी की। अच्छा, तो इस आर्किटेक्ट को समझने के लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। फरीद खान से शेर शाह सूरी बनने का ये जो सफर था ना, वही उनके शानदार प्रशासन की असली वजह है। देखिए, शेर शाह ने एडमिनिस्ट्रेशन किसी किताब से नहीं सीखा, उन्होंने जमीन पर काम करके सीखा। सब कुछ शुरू हुआ जब उन्होंने अपने पिता की जागीर को संभाला, और क्या खूब संभाला। यहीं से उनकी समझ बनी। फिर एक बाघ को मारने के बाद उन्हें शेर खान का खिताब मिला, और 1540 आते आते तो उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर अपना सूर साम्राज्य ही स्थापित कर दिया। मतलब हर एक अनुभव उन्हें एक महान शासक बनने के लिए तैयार कर रहा था। और मजे की बात यह है कि उनकी काबिलियत को किसी और ने नहीं, बल्कि पहले मुगल सम्राट बाबर ने ही पहचान लिया था। सोचिए, बाबर ने कहा था, शेर खान पर नजर रखो, वो एक चालाक आदमी है और उसके माथे पर राजशाही के निशान साफ दिखते हैं। मतलब दुश्मन भी उनके काबिलियत का लोहा मानता था। तो सवाल यह है कि शेरशाह ने आखिर ऐसा क्या कमाल का डिजाइन तैयार किया था? चलिए, उनके इस ब्लूप्रिंट फॉर गवर्नेंस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले उन्होंने पूरे साम्राज्य को 47 हिस्सों में बांट दिया। इन हिस्सों को कहते थे सरकार, आज के जिलों की तरह समझिए। यही उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बुनियाद थी। और यहीं पर उनकी असली जीनियस दिखती है, चेक्स एंड बैलेंसेस। हर सरकार में उन्होंने 2 बड़े अफसर रखे। एक था शिकदार शिकदारान, ये एक मिलिट्री ऑफिसर था जो लॉ एंड ऑर्डर देखता था, और दूसरा था मुंसिफ मुंसिफान, ये एक सिविलियन ऑफिसर था जो रेवेन्यू और सिविल केस देखता था। इसका फायदा ये कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं रही। कोई भी अफसर अकेला बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता था। कमाल का सिस्टम था। तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, एकदम साफ सुथरा। सबसे ऊपर पूरा एम्पायर, उसके नीचे सरकार या जिला, फिर सरकार के नीचे परगना यानी सब डिस्ट्रिक्ट, और सबसे आखिर में गांव। पावर का फ्लो ऊपर से नीचे तक एकदम क्रिस्टल क्लियर था। अब बात करते हैं इस ब्लूप्रिंट के 2 सबसे मजबूत पिलर्स की। एक न्याय और दूसरा रेवेन्यू। शेर शाह की फिलॉसफी क्या थी, वो इस एक लाइन में साफ हो जाती है। उनका कहना था, न्याय सबसे बड़ा धर्म है और इसे हर राजा मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मतलब साफ था, इंसाफ सबके लिए बराबर है। आपका पद क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस आपके कामों से। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनकी पॉलिसी बहुत सख्त लेकिन जबरदस्त असरदार थी। आइडिया था लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गांव का जो मुखिया होता था, यानी मुकद्दम, उसके इलाके में अगर कोई जुर्म हुआ तो जिम्मेदारी उसकी। और सुनिए, अगर कोई कातिल नहीं मिला तो मुखिया को ही सजाए मौत दी जाती थी। हाँ, सुनने में कठोर लगता है, पर इसका नतीजा ये हुआ कि व्यापारी और आम लोग बिना किसी डर के सफर कर सकते थे। सड़कें एकदम महफूज हो गई थीं। अब आते हैं उनकी सबसे क्रांतिकारी पॉलिसी पर, लैंड रेवेन्यू। इसके 2 हिस्से थे और दोनों ही कमाल के। पहला था पट्टा। इसे ऐसे समझिए कि यह सरकार की तरफ से किसान को दिया गया एक टाइटल डीड था। इसमें साफ साफ लिखा होता था कि किसान के पास कितनी जमीन है और उसे कितना टैक्स देना है। इससे हुआ ये कि किसानों को पहली बार अपनी जमीन पर एक पक्का कानूनी हक मिला। और दूसरा हिस्सा था कबूलियत। ये किसान की तरफ से एक एग्रीमेंट था। इसमें किसान ये मान लेता था कि हाँ, टैक्स का जो असेसमेंट हुआ है वो मुझे मंजूर है और मैं इसे चुकाऊंगा। तो ये एक तरह का 2 वे कॉन्ट्रैक्ट था, किसान और सरकार के बीच, दोनों की जिम्मेदारियां तय थीं। तो सवाल उठता है, टैक्स था कितना? बहुत सीधा सा हिसाब था। जमीन की कुल औसत पैदावार का 1/3 हिस्सा। और ये ऐसे ही हवा में तय नहीं हुआ था। बाकायदा जमीन का सर्वे होता था, उसे अच्छी, औसत और खराब कैटेगरी में बांटा जाता था, और उसके बाद ये रेट तय होता था। और हाँ, किसान इसे कैश में भी दे सकता था और अनाज के रूप में भी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गया, अब चलते हैं मिलिट्री की तरफ।
देखते हैं कि शेर शाह ने एक बिखरी हुई सामंती सेना को एक प्रोफेशनल फोर्स में कैसे बदला। उस जमाने की जो सेनाएं थी ना, उनमें कई दिक्कतें थीं। सबसे बड़ी बात, सैनिकों की वफादारी राजा के लिए नहीं, अपने लोकल सरदार के लिए होती थी। फिर जब घोड़ों की गिनती या इंस्पेक्शन होता तो घटिया घोड़े भेज दिए जाते थे। कभी कभी तो असली सैनिक की जगह किसी और को खड़ा कर देते थे, और सैलरी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इस पूरे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए शेर शाह एक सिस्टम लाए जिसे कहते हैं दाग प्रथा। सिंपल था, सेना के हर घोड़े पर एक शाही निशान, एक ब्रांड लगा दिया जाता था। अब कोई घटिया घोड़ा ला ही नहीं सकता था, क्योंकि हर घोड़े की पहचान पक्की थी। इससे सेना की क्वालिटी एकदम से सुधर गई। और सिर्फ घोड़े ही नहीं, सैनिकों के लिए भी एक सिस्टम था, चेहरा। ये आज के आइडेंटिटी कार्ड जैसा था। हर सैनिक का पूरा हुलिया, उसका पूरा ब्यौरा लिखा जाता था। अब कोई अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकता था। हर सैनिक की अपनी एक पहचान थी और अपनी एक जवाबदेही। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये जो पूरा ब्लूप्रिंट शेरशाह ने तैयार किया, वो आगे कैसे बढ़ा, उसकी विरासत का क्या हुआ? यही तो सबसे खास बात है। अकबर ने शेरशाह के सिस्टम को बस कॉपी पेस्ट नहीं किया, उन्होंने उसे अपग्रेड किया और बेहतर बनाया। जैसे शेरशाह जमीन नापने के लिए सन की रस्सियों का इस्तेमाल करते थे, जो मौसम के साथ छोटी बड़ी हो जाती थीं। अकबर ने क्या किया? उन्होंने लोहे के छल्लों से जुड़ी बांस की छड़ें इस्तेमाल कीं, जो कहीं ज्यादा भरोसेमंद थीं। इसी तरह शेरशाह हर साल की कीमतों पर टैक्स तय करते थे, जबकि अकबर ने 10 साल का एवरेज निकालकर एक ज्यादा स्टेबल सिस्टम बनाया, जिसे 10 साला सिस्टम कहते हैं। और इन दोनों के बीच एक जीती जागती कड़ी भी थी। राजा टोडरमल का नाम तो सुना ही होगा, अकबर के नवरत्नों में से एक। अकबर की जो मशहूर रेवेन्यू पॉलिसी थी, उसके पीछे उन्हीं का दिमाग था। पर जानते हैं उन्होंने अपना करियर कहां से शुरू किया था? शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन से। मतलब जो टैलेंट शेरशाह ने पहचाना, वही आगे चलकर अकबर के साम्राज्य की नींव बना। एक मशहूर इतिहासकार हैं KR कानूनगो। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही है। वो कहते हैं कि अगर शेरशाह 10 साल और जी जाते तो शायद इतिहास में अकबर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। सोचिए, सिर्फ 5 साल में इतना कुछ कर दिया, तो 15 साल में क्या कर सकते थे? और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में हम जिन्हें महान कहते हैं, उनमें से कितने लोग असल में उन गुमनाम आर्किटेक्ट्स की बनाई हुई नींव पर खड़े हैं, जिन्हें हम और आप शायद जानते भी नहीं।